तो चलें आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आज की अनाउंसमेंट ये है कि अभी तो ऑनलाइन क्लासेस ही होंगी अगले 2 हफ्ते, और जो आपका एग्जाम है वो ऑन कैंपस ही होगा। यानी 26 अप्रैल से आपके मिड टर्म स्टार्ट होंगे और ऑन कैंपस होंगे। लेकिन अभी जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन चलेंगी। एक तो ये अनाउंसमेंट थी, और फिर मिड टर्म के बाद ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी उसके मुताबिक अगर खोलना है तो फिर खोल देंगे, अगर उन्होंने कहा कि मजीद बंद रखें फिर बंद रखा जाएगा। तो पढ़ाई अब आप लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब जो टेस्ट है वो ऑनलाइन नहीं है, वो एक्चुअली फिजिकल टेस्ट है। ठीक है जी, क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके, चलें अब हम लोग स्टार्ट करते हैं दोबारा से अपने लेक्चर को। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने एंड किया था एग्जाम्पल 3.6 के ऊपर, और इसके अंदर हम लोगों ने बात की थी कि आप जो है अगर आपको मिड टर्म्स इस फॉर्म में गिवन हो जिसमें कि कोई एक लिटरल जो है वो मिसिंग है, तो आपने वन का कहाँ पे डालना है। तो ये 4 वेरिएबल्स का मैप है। इसके अंदर हमारे पास ए बी सी और डी नहीं है, तो आपने 2 मिड टर्म्स बनानी है। एक बनेगी ए बार बी बार सी बार डी बार, और दूसरी बनेगी ए बार बी बार सी बार डी। यानी डी की दोनों वैल्यूज आप लेंगे, 1 भी और 0 भी, और दोनों जगह के ऊपर आप जो है वो 1 डालेंगे। इसी तरह से इसके अंदर मिसिंग है ए, तो एक मिड टर्म बनेगी ए के साथ ए बी बार सी डी बार, और दूसरी बनेगी ए बार के साथ ए बार। यहाँ पे सारी मिड टर्म्स अवेलेबल है, तो यहाँ आप एज इट इज ही 1 डाल सकते हैं। अगेन यहाँ पे भी डी मिसिंग है, तो डी की दोनों वैल्यूज डालेंगे। तो जब आप ये सारा करेंगे तो आपके पास ये वाले वंस जो हैं ये आ जाएंगे, और फिर उसके बाद आप उसी तरह से इनको सिंप्लीफाई करेंगे। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस है ये कंबाइन हो जाएंगे इस तरह से, और ये वाला 1 जो है ये 2 1 आपके कंबाइन हो जाएंगे, और फिर ये 4 1 आपके कंबाइन हो जाएंगे, क्योंकि ये चारों एडजस्ट ये करके आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एनी questions on this? We covered this last time, लेकिन अगर फिर भी किसी को कोई confusion हो तो पूछ सकते हैं आप। अच्छा, आगे एक चीज है जिसको हम लोग कहते हैं प्राइम इम्प्लीकेंट। ये बहुत ज्यादा हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे अपने कोर्स के अंदर, लेकिन बहरहाल ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होता है। तो प्राइम इम्प्लीकेंट की सिंपल जो डेफिनेशन है वो क्या है कि अ प्राइम इम्प्लीकेंट अ प्रोडक्ट टर्म obtained by combining the maximum possible number of adjacent squares, combining all possible maximum number of squares। यानी कि जो टर्म आपके पास आती है ना सबसे ज्यादा वंस को कंबाइन करके, उस टर्म को हम लोग कहते हैं प्राइम इम्प्लीकेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये 4 वन आपने कंबाइन किए हैं, ये आपके मैक्सिमम पॉसिबल वंस हैं। तो इनको कंबाइन करके जो जो टर्म आएगी आपके पास, मतलब लेट्स से बीसीडी या आई डोंट नो मे बी बी बार सी, तो दिस विल बी योर प्राइम इम्प्लीकेंट। ठीक है? So this is what I wanted to cover. The prime implicant, a product term obtained by combining the maximum possible number of adjacent squares. So उसको हम लोग प्राइम इम्प्लीकेंट कहते हैं। इसके अंदर भी प्राइम इम्प्लीकेंट्स जो हैं ये उसकी मिसाल उसने दी है, ये सॉरी ये पुराना रेड इसके ऊपर ऑलरेडी हुआ है। प्राइम इम्प्लीकेंट यहाँ पे आपके बन जाएंगे इन 4 को अगर आप कंबाइन करते हैं तो ये आपका प्राइम इम्प्लीकेंट होगा। इसी तरह से ये 4 भी अगर आप कंबाइन करते हैं तो ये भी आपका प्राइम इम्प्लीकेंट होगा। यहाँ पे आप इन 4 को कंबाइन करेंगे तो दिस विल बी योर प्राइम इम्प्लीकेंट। ठीक है? तो प्राइम इम्प्लीकेंट तो इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस को कंबाइन करके जो भी टर्म आपके पास आती है वो आपका प्राइम इम्प्लीकेंट। इस तो ये क्लियर है? अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप। सर बस यानी कि जो प्राइमरी इम्प्लीकेंट है बस वही है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस होंगे वो प्राइमरी इम्प्लीकेंट रहते हैं, लेकिन इसका कोई और हाँ, तो नहीं है?
ये आगे एक दो जगह इस्तेमाल होता है, लेकिन हम लोग इसको ज्यादा नहीं इस्तेमाल करेंगे इस कोर्स के अंदर। लेकिन सिर्फ ये कि आपको पता होना जरूरी था क्योंकि एक टॉपिक है ये। तो जी, और मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस को कंबाइन करके जो टर्म आपके पास आती है वो आपकी प्राइम इम्प्लिकेंट होती है। तो सर ये जो डायग्राम वन वाली है, जो जिसमें देखिए 4 वंस हैं, एक तो ये सर्कल हाँ, वाला है, ये वंस मिल रही है, लेकिन जो दूसरे ऊपर है बाउंड्रीज पे, एक ऊपर हाँ, वन, वो वन, ये भी प्राइमरी ये भी इम्प्लीकेंट। जी, ये भी प्राइम इम्प्लिकेंट है, तो यहाँ पे आपके दो प्राइम इम्प्लिकेंट बन जाएंगे। जी बिल्कुल। ओके सर। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो, पिछले मटेरियल से कोई चीज क्लियर ना हुई हो तो पूछ सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग जाते हैं 5 वेरिएबल मैप के ऊपर। 5 वेरिएबल जो है मैप, वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि इस कोर्स की हद तक हम मैक्सिमम 4 वेरिएबल्स जो है ना उनको करेंगे सॉल्व। 5 भी आप कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली मैं शायद एग्जाम में आपको 5 वेरिएबल का कर्न ऑफ मैप ना दूं, क्योंकि कॉम्प्लिकेट हो जाता है। बहरहाल इसको हम लोग पढ़ते जरूर हैं, और हमें ये भी क्लियर होना चाहिए कि 5 वेरिएबल्स का कर्न ऑफ मैप किस तरह बनता है और उसकी हम लोग सिंप्लीफिकेशन जो है वो किस तरह से करते हैं। तो अगर आप ये डायग्राम देखें तो यहाँ पे आपको 2 स्क्वायर्स नजर आ रहे हैं लेफ्ट और राइट के ऊपर, और दोनों के ऊपर 4 वेरिएबल्स हैं। यहाँ पे बी सी और डी ई है, और यहाँ पे भी आपके पास बी सी और डी ई है। तो ये 4 वेरिएबल्स तो बिल्कुल उसी तरह बन गए जिस तरह से कि आपके 4 वेरिएबल्स बनते हैं। लेकिन फिर हमारे पास एक 5वां वेरिएबल भी था ए। तो हमने क्या किया कि हमने कहा कि ये जो पूरा स्क्वायर है, ये पूरा स्क्वायर है, ऊपर हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो 0 होगी। जो हमारे बाकी वेरिएबल्स हैं डी और ई, उनके हिसाब से उसी तरह से वैल्यूज चेंज होंगी। बीसी की भी वैल्यूज उसी तरह चेंज होंगी, लेकिन ए की इस पूरे स्क्वायर में कांस्टेंट वैल्यू होगी 0। और यहाँ पे भी बी सी और डी उसी तरह से ही है, और यहाँ पे आपके ए की एक कांस्टेंट वैल्यू होगी 1। ठीक है, सो ए यू विल अज्यूम कि इस इन सब के साथ ए है, डीई के साथ भी है, बीसी के साथ भी ए लगा हुआ है, और ए हमेशा इस पूरे स्क्वायर के अंदर, ये जो पूरा आपका स्क्वायर है इसके अंदर 1 है, और यहाँ पे इस पूरे स्क्वायर में उसकी वैल्यू जो है वो 0 है। तो आपकी मिन टर्म्स पहले स्क्वायर में ए 0 के लिए उसी तरह आएंगी कि 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन। और फिर यहाँ पे आपकी मिन टर्म्स जो हैं वो जाएंगी 31 तक, यानी कि टोटल 32 मिन टर्म्स बन जाएंगी, क्योंकि 2⁵5 जो है 5 वेरिएबल्स हों अगर आपके, तो दैट इज इक्वल टू, so you will get 32 मिन टर्म्स। बाकी इस, अच्छा, दूसरी चीज, आप अब जब आपने इसको सिंप्लीफाई करना होगा, लेट्स से आप वंस इनके अंदर डाल देते हैं, ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने में एक चीज आपने ये देखनी है कि ये आप समझ लें कि जो ये जो दोनों स्क्वायर्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर है। ठीक है, यानी a इज इक्वल टू 0 नीचे है और इसके बिल्कुल ऊपर है a इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स कि आपके जो एडजेसेंट स्क्वायर्स हैं वो इसके अंदर तो जो एडजेसेंट हैं सो हैं, और इसमें भी हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल 1 जो है वो यहाँ पे एडजेसेंट है 17 के साथ भी। तो अगर यहाँ पे एक 1 होगा और यहाँ पे 1 होगा तो उनको भी आप कंबाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर है, तो इस वजह से ये एडजेसेंट है। इसी तरह से 5 एडजेसेंट है 21 के, और लेट्स से 10 एडजेसेंट है 26 के। ठीक है, सो इसकी मैं आगे आपको एक फिगर दिखाता हूँ। ये इस तरह से है, यानी आप इनको एज्यूम करेंगे कि ये इक्वल टू 0 का स्क्वायर है, ये ऊपर है, और ये इक्वल टू 1 का स्क्वायर है और ये नीचे है, और इनकी एडजेसेंसी आपने देखनी है।
सर वो जो दो डायग्राम्स थी आपने दिखाई हैं उनके तो हम दोनों डायग्राम्स के साथ साथ जिससे स्क्वायर देख लिए, अगर उसी एक डायग्राम के उसके अंदर स्क्वायर हो तो वो भी बन सकते हैं। क्या चीज, सॉरी रिपीट करेंगे आप, क्या पूछ रहे हैं? सर ये लास्ट स्लाइड जरा दिखाइए दोबारा। ये वाली? नो सर, ये जो अभी आप 5 वाली बता रहे थे, 5 ये वाली। सर इसमें अगर फॉर एग्जांपल जो जिसमें a इज इक्वल टू 0 है, नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें a इज इक्वल टू 0 है, अगर इसमें जैसे 1 पे आपने किया ना सर्कल, 1 के साथ अगर एक और 1 हो तो इसमें भी हम कर सकते हैं, या फिर दो को एडजस्टमेंट यही होगा कि इसके साथ दूसरी एडजस्टमेंट निकालनी है। यानी जो पहले स्क्वायर है उसमें अगर 1 वगैरह आ रहे होंगे एडजस्टमेंट तो उसको भी हमने कर सकते हैं, या फिर दूसरे के साथ हमने करना होगा। नहीं, उसके साथ भी आपने ये देखना है कि मैक्सिमम वंस आप किस तरह कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो मैक्सिमम वन जिस तरह भी कंबाइन हो सकते हैं आपने कर लेने हैं, लेकिन 3 वंस नहीं कंबाइन कर सकते या 5 नहीं कर सकते, 4 कर सकते हैं या 8 कर सकते हैं। तो वो जिस तरह भी कंबाइन हो जाए, बस आपने ये भी देखना है कि ये चीज इसके ऊपर है, ये इसके ऊपर है, तो इसको भी आपने उसमें ध्यान में रखना है। तो ये आप दो यहाँ से लेके भी कर सकते हैं, और अगर फिर दो उसके आगे एडजस्टेंट यहाँ पे बन रहे हैं तो ये दोनों मिला के 4 बन जाएंगे। ओके सर, ठीक। ठीक है ना? सो 4 5 अगर यहाँ पे है, 20 21 यहाँ पे है, तो फिर ये 4 स्क्वायर्स बन जाएंगे, 4 5 20 और 21, ये सारे एडजस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है? तो इसको अगर आप हम यहाँ पे देखें तो ये इस तरह से हमें नजर आएंगे दोनों के। ठीक है? तो ये हमारे एडजेसेंसी इस तरह से डेवलप होगी। अ, अब यहाँ पे उसने एक कहा है कि जी एग्जांपल है 3.7, इसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देखते हैं कि इस कार्नोफ मैप को हम लोगों ने फिल किस तरह से करना है। तो सिंप्लीफाई f इज इक्वल टू दिस 0 2 3 4, ये मिड टर्म्स आपकी गिवन है और ये 31 तक जा रही है। तो इनके हिसाब से आपने वंस जो हैं वो डाल देते हैं। अब इसमें अगर आप ये देखें तो यू शुड बी एबल टू राइट द वंस। चलें, ये एक छोटी सी एक्सरसाइज हम करते हैं। सारे लोग कॉपी पेंसिल निकालें और ये दोनों ड्रॉ करें और देखें कि वाकई क्या ये ही वंस बनते हैं या कोई और बनते हैं इन मिन टर्म्स के साथ। और ये जो मिन टर्म्स हैं इनका ऑर्डर ये है, ये जो मैंने किया। सर ये ना ज़्यादा सिर्फ मसला सिर्फ ऑर्डर्स का ही होता है, ऑर्डर्स की समझ नहीं आती, ऑर्डर किस तरह हमने करने हैं। M1 M7 जो है ना इनकी बस इनका मसला ही होता है ज़्यादा। आप ऑर्डर ना करें, फिर आप इंडिविजुअली देख लें। ये तो आपको पता है ना कि ये 0 0 है, ये तो आप रख सकते हैं ना। यस तो सर, ये ये वाला पता क्या है। टर्म ये है? ये टर्म है बी बार सी बार टी बार ई बार। सर जो मसला है ना वो इसी का, ये जिसमें जिस तरह आपने 0 में किया ना, 0 1 2 3, अब आगे इनकी वो नहीं दी हुई जिस तरह तरतीब से नहीं है, बस हाँ, यही मसला आता है ऑर्डर का। बस यार ये फिर आप देखें, 4 की तो आपको बता दो जानी चाहिए, 0 1 3 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये वाली जरा मुश्किल हो जाएंगी, तो इसको अब आप देख लें। वैसे भी मैं 5 मिनट तक तो जा भी नहीं रहा, पर ये आपके सामने है। तो आप जरा पॉपुलेट करें इनको देखते हुए उस इक्वेशन को। सो इस इक्वेशन को कॉपी कर लें, ये जो एग्जांपल है 3.7, एंड नाउ पुट द वंस एट द राइट प्लेसेस। सारे स्टूडेंट्स ये करें। जब कर लें तो मुझे बता देंगे क्या।
सर जी सर ये जो देखिए बी सी जिधर लिखा हुआ है 00 बी की वैल्यू 0 फिर 0011, लेकिन जो सी की वैल्यू होगी वो इस तरह नहीं होगी 0101। बीसी की वैल्यू होगी यही 00011110। सर बी की वैल्यू इस तरह ही होती है, यानी कि अगर दो कॉम्बिनेशन आए 0011 आएगी, सी की वैल्यू इस तरह नहीं होगी 0101, तो सी की वैल्यू नहीं इस तरह है नहीं 0110। नहीं नहीं, इसी तरह ही होगी जिस तरह लिखी हुई। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये बैक वाला निकालें जिधर 0 1 2 3 लिखा हुआ था, वो वाले स्क्वायर्स निकालें। सर हाँ इसमें जी, ये नीचे वाले जो 8 9 11 10 और 12 13 15 14 है, ये उल्ट क्यों है सर? सर 8 9 यार इसका 11 10 जवाब, ऊपर तो फिर ज्यादा सिंपलीफाई हो जाना था। इसका मैं जवाब ना कोई 20 दफा दे चुका हूँ, ठीक है, आप सुन नहीं रहे, मैं आपको फिर दे सर देता आपकी हूँ, आवाज लेकिन नहीं आ रही प्लीज। थी। हाँ, आवाज आ रही है अब? सर आवाज काट रही है आपकी। अच्छा, ठहर जाए, चले मैं रिपीट करता हूँ, अब आवाज आ रही है? यस सर। जी अब आवाज कोई क्लियर हुई है? जी सर क्लियर होगी। क्लियर हो गई है, ठीक है। अ, ये जो आपका सवाल है कि जी ये 12 13 और वो क्यों है, ये मैं पहले भी बहुत दफा बता चुका हूँ कि ये इस वजह से है क्योंकि हम इस एक सॉरी एक स्क्वायर से दूसरे स्क्वायर जाते वक्त हम लोग सिर्फ एक बिट को चेंज करते हैं। ये 00 से 01 होता है, और फिर 11 होता है, और फिर 10 होता है। वी जस्ट चेंज वन बिट, यहाँ पे भी वी जस्ट चेंज वन बिट, उसकी वजह से ये ऑर्डर इस तरह बनता है। अगर हम दोनों बिट चेंज कर सकते होते तो फिर यहाँ पे 8 9 10 11 ही आता, लेकिन चूंकि ये यहाँ से यहाँ पे आप देखें सिर्फ एक बिट चेंज होती है। ये हमने पहले पढ़ा था कि ये ग्रे कोड में हम चलते हैं और ग्रे कोड में सिर्फ एक बिट चेंज होती है, दैट इज वाई ये ऑर्डर इस तरह है। ठीक है, क्लियर? अरे ड्रॉ कर लिया हमने पेपर पे। कर लिया, चलें ठीक है। अब आपने कर लिया है, अब सारे लोगों ने, तो इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि ये जो वंस है इसमें एडजस्टेंट कौन कौन से बनते हैं और क्या होगा। तो पहली चीज तो ये है कि ये वही वाले ये चार तो आपके एज इट इज सिंप्लीफाई हो जाएंगे। अच्छा, अब इन चार की इक्वेशन क्या बनेगी, कोई बता सकता है? जो 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 आपने सर्वे की है इनकी हाँ क्या जी, नाम थी? इनकी क्या इक्वेशन है? एक एक मिनट सर, एक मिनट सर। ए आएगा एक, तो ए की वैल्यू चेंज नहीं हुई। ठीक है, ये तो आएगा ही आएगा। और सी? और एक मिनट बी की वैल्यू, एक मिनट सर, एक मिनट मैं जरा लिख लूँ। सर ए सी और ई आएगा। ए सी और ये वाली टर्म, तो इन दो को करके ए सी और ई आएगा। अच्छा,
अब हम ये देखते हैं कि ये वाले जो दो वंस है ना, ये यानी ये चार वंस एक्चुअली कंबाइन हो गए हैं क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट है। तो अब मुझे बताएं कि इसकी क्या इक्वेशन बनेगी। इसको हम कंबाइन करेंगे इनके साथ, इसकी इक्वेशन क्या है? इसमें ए नहीं आएगा क्योंकि ए इस तरफ एक 0 और उस तरफ 1 है, ए खत्म हो गया। बी आएगा, बी सर बी आएगा ये और आएगा हाँ। खाली सर। और सर बी बी डी बार और ई और सर, ई सर। है ई आएगा ई। ई। ओके, सर, सो C इट आएगा। विल बी बी, ठीक है, बी इधर से आ जाएगा और इधर से आ जाएगा ई बार। और ई डी बार ई, ये वाली टर्म बनी। जी सर, सी सिर्फ चेंज हो रहा है ना, सी चेंज हो रहा है सिर्फ। हाँ जी, सी चेंज हो रहा है, सी एलिमिनेट हो जाएगा और ए तो चेंज हो ही रहा है क्योंकि इधर ए 0 और इधर ए 1 है। तो ये बन जाएगी बी डी बार ई, ठीक है। और इनको जब हम कंबाइन करेंगे, ये सिर्फ इसके साथ ही कंबाइन होंगे, इनकी क्या टर्म बनेगी? सर ए बार, यस सर ए बार और इसके बाद सिर्फ बी आ जाएगा। बी बार, यस सर 0 उसको ठीक है, बी बार बी आएगा बार, और सर ई ई बार, आएगा, ई बार, ई बार। यस सर। तो इनकी टर्म बन गई ये ए बार, बी बार, ई बार, ठीक। जी सर। तो दैट इज हाउ यू सिंप्लीफाई। अच्छा, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछते हैं, नहीं तो फिर हम आगे चलेंगे। चलें, कोई क्वेश्चंस नहीं है। ओके, अच्छा, अब कई दफा जो है अभी तक हमने जितनी भी सिंप्लीफिकेशन की है ना, वो थी सम ऑफ प्रोडक्ट्स। सम ऑफ प्रोडक्ट्स का मतलब है कि हमारे पास इस फॉर्म में इक्वेशन थी, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट्स, इट्स अ सम ऑफ प्रोडक्ट्स, ये आपके प्रोडक्ट्स हैं सारे, ठीक है। अच्छा, अब आगे हम चलते हैं और हम देखते हैं कि अगर हम लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ सम्स करना है, प्रोडक्ट ऑफ सम जो है वो इस फॉर्म में होता है, यानी कि ये पूरी टर्म है और इसका प्रोडक्ट है, इसका प्रोडक्ट है और ये सम की फॉर्म में है। सो दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म, ठीक है। तो अगर हमें कोई इक्वेशन प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में दी गई हो या हमने उसको निकालना हो तो हम किस तरह से करेंगे, ठीक है। एक तो इसकी प्रोडक्ट ऑफ सम की जो मिन टर्म्स हैं वो कैपिटल के अंदर होती हैं बजाय इसके कि वो स्मॉल उसके अंदर हो। एक बात तो ये होगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हम इस पे डिमॉर्गन्स थ्योरम से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और थ्रू कार्नोफ मैप भी कर सकते हैं। तो जो कार्नोफ मैप है वो हमारे लिए ज्यादा सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल वो ये कहता है, एग्जाम्पल अगर हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल 3.8 है, वो कहता है कि सिंप्लीफाई, ये तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स की फॉर्म में है ना, ये तो नॉर्मल मिन टर्म्स आपको गिवन है क्योंकि ये सम ऑफ प्रोडक्ट है 0 1 2 5 8 9 और 10। सो अगर आप इसका कार्नोफ मैप बनाते हैं ABCD, तो इन मिन टर्म्स के ऊपर ये जो चीज है ये 1 है, तो वो उसने जहां जहां ये 1 थी, ये मिन टर्म 0 पे 1 थी, 1 पे फिर 2 पे 5 एंड सो ऑन। सो उसने यहाँ पे ये सारे के सारे 1s डाल दिए, ठीक है। अब वो ये कहता है कि इसको सिंप्लीफाई करें इनटू सम ऑफ प्रोडक्ट्स। सम ऑफ प्रोडक्ट्स तो हम कर ही चुके हैं काफी दफा सिंप्लीफाई, एंड प्रोडक्ट ऑफ सम्स फॉर्म। अगर प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में हमने इसको करना है तो हम लोग किस तरह से करेंगे?
करेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में हम इस तरह करेंगे कि हम जो है ना जहां जहां ये 1 है उसको छोड़ देंगे और बाकी जगह पे जीरोस डाल देंगे, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ सम्स का मतलब है जब हम इसका डुअल लेते हैं तो ये बाकी जगह पे ये 0 है और हम इन जीरोस को कंबाइन कर देंगे, ठीक है। जीरोस को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास यानी जैसा आपने वंस को कंबाइन किया ना, तो इसी तरह से आप जीरोस को पहले कंबाइन कर देंगे। तो ये 4 जीरो आपके कंबाइन हो गए, ये 4 जीरोस हो गए, ठीक है, और ये 4 जीरोस आपके कंबाइन हो गए, यानी ये अब आपके सारे मिन टर्म्स कवर हो गई हैं, कोई जीरो ऐसा नहीं रह गया जो अनकवर्ड है, और मैक्सिमम जो मैं कंबाइन कर सकता था जीरो जहां पे भी मैंने कर दी है। तो ये आपके बन गए जीरोस, और इससे मैंने जो टर्म्स निकाली वो ये थी, यानी ये एफ बार आया और मैंने अभी इसको सम ऑफ प्रोडक्ट्स की फॉर्म में ही मेरा आंसर आया कि वो बन गया ए बी प्लस सी डी प्लस बी डी बार, जीरोस को कंबाइन करके। उसके बाद मैंने इसके ऊपर डिमॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई कर दिया। डिमॉर्गन्स थ्योरम जो है वो अगर आप लोगों को याद हो, सारे लोगों को, तो डिमॉर्गन्स थ्योरम ये कहता है कि आप इसका एफ बार ले लें, अगर आप बार करेंगे तो जो टर्म्स जो हैं मल्टीप्लाई हो रही हैं वो ऐड हो जाएंगी और जो ऐड हो रही हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी और उनके जो साइंस हैं वो रिवर्स हो जाएंगे। सो एफ बार जो है वो एफ बन जाएगा, ए प्लस बी बन जाएगा, ए बार ए इंटू बी बन जाएगा, ए बार प्लस बी बार, सी डी बन जाएगा, सी बार प्लस डी बार, बी डी बन जाएगा, बी बार प्लस डी बार। तो ये आप इसका अब आंसर प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में, ठीक है जी। क्लियर हुआ प्रोसीजर? सर प्रोडक्ट ऑफ सम में हम लोग जीरोस ऐड कर रहे हैं सिर्फ। प्रोडक्ट ऑफ सम्स में हम हमें अगर ये इक्वेशन दी जाती है जो सम ऑफ प्रोडक्ट्स में, और हमें कहा जाता है इसको प्रोडक्ट ऑफ सम्स की फॉर्म में लिखिए, तो वो आप किस तरह लिखेंगे? सम ऑफ प्रोडक्ट्स की फॉर्म में तो हम लिख लेते हैं ना, वो तो हमने सीख लिया। अब प्रोडक्ट ऑफ सम में किस तरह लिखना है? प्रोडक्ट ऑफ सम का मैंने आपको ये तरीका बताया है। ठीक है जी, क्लियर है? जी सर, सर ये कॉम्प्लीमेंट ही ले रहे हैं ना, वो जैसे आपने आगे बताया था कि जिधर जिधर ए होगा वहां पे ए बार कर देंगे, साइन को भी चेंज कर देंगे, साइन जिधर डॉट होगा वहां पे उसको एंड होगा उसको कॉम्प्लीमेंट, हाँ ये डिमॉर्गन्स थ्योरम हमने अप्लाई किया। काइंडली आप डिमॉर्गन्स थ्योरम जरूर पढ़ें। डिमॉर्गन्स थ्योरम, हाँ ये का रूल है कि अगर आपके पास इस फॉर्म में हो और आप उस पे डिमॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करें तो आप उसको इस फॉर्म में कर देते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है जी, क्लियर है? प्रोडक्ट ऑफ सम्स किस तरह से हम करेंगे कि हम जहां जहां वो जब भी क्या? हम ये निकालेंगे, पहले हम ये जो है क्या कहते हैं उसको ऊपर वाला निकालेंगे, फिर उसको नीचे वाली इक्वेशन निकालेंगे। जी बिल्कुल, पहले आपको तो ये इस फॉर्म में गिवन है ना, तो आप वंस डाल देंगे, जो स्क्वायर्स खाली रह जाएंगे वहां पे जीरो डालेंगे, फिर जीरो को कंबाइन करेंगे, जीरो को कंबाइन करके आपको ये फॉर्म आ जाएगी। ये इस फॉर्म का आप डिमॉर्गन्स थ्योरम लेंगे तो फिर आपको सम ऑफ प्रोडक्ट्स की फॉर्म आ जाएगी। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है ना? अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर आपको जो आवाज नहीं आ रही या क्लियर नहीं हुआ, मैं फिर सारे स्टूडेंट्स के लिए रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपको सम ऑफ प्रोडक्ट्स की फॉर्म में फंक्शन इस तरह से गिवन है और आपको कहा जाता है कि इसको प्रोडक्ट ऑफ सम्स की फॉर्म में लिखें, तो आप पहले इस फंक्शन को एज इट इज ही यहाँ पे डाल देंगे जहां जहां वन बनते हैं। उसके बाद जहां जहां स्क्वायर्स खाली रह जाते हैं वहां पे आप जीरोस डाल देंगे और आप उन जीरोस को कंबाइन करके एक इक्वेशन बनाएंगे। उन जीरोस को कंबाइन करके आपके पास एक एफ बार की इक्वेशन बन जाएगी, एफ की नहीं एफ बार की। एफ की तो ये इक्वेशन है, ठीक है, ये वंस को कंबाइन करने से आई, एफ बार आई जीरोस को कंबाइन करने से।
जब आपके पास ये आ जाएगी तो आप इसके ऊपर मॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करेंगे और ये कॉम्प्लीमेंट दोनों तरफ से खत्म हो जाएगा और आपका आंसर एफ का इस फॉर्म में आ जाएगा। तो ये आपका सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम्स है मैक्स टर्म्स की। अच्छा, नाउ अब हम आ रहे हैं एग्जांपल 3.8 कंटिन्यू के ऊपर कि हम अब इनकी गेट लेवल इंप्लीमेंटेशन के ऊपर आ रहे हैं। तो लेट्स से आपके पास फंक्शन ये है, ठीक है, और आपने इसको गेट लेवल के ऊपर इंप्लीमेंट करना है, तो उसकी इंप्लीमेंटेशन ये बनती है। अगर आपके पास ये फंक्शन है, ये किसमें है, प्रोडक्ट ऑफ सम्स की फॉर्म में, तो उसकी इंप्लीमेंटेशन ये बनेगी, ठीक है। सो आई वांट एवरीवन टू इंप्लीमेंट दिस एंड सी कि ये सही है या गलत है इंप्लीमेंटेशन। तो एग्जांपल 3.1 स्पेशली बी पार्ट सारे लोग जरा करें, इसके सर्किट लेवल पे इसको इंप्लीमेंट करें, गेट लेवल पे। ओके सर। सर जी जनाब। सर ये है तो ठीक सर, इसमें ये एक क्वेश्चन ये बता दें कि अगर जैसे अब बी बार है, इसमें अब 2 दफ़ा आ रहा है, तो अगर एक दफ़ा वो और या एंड से अगर गुजर जाएगा तो दोबारा में उसके लिए अलग करने की तो जरूरत नहीं है? नहीं, अलग करने की। ओके सर, यस सर, ठीक है। ठीक है, तो जी सर। तो सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है कि हम लोगों ने किस तरह इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि बड़ा सिंपल है। तो आपने करना ये होगा कि आपने करना ये इस फॉर्म पे है। अब ये इस तरह से प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो अंदर के आखिर में एक एंड का और एंड गेट की इनपुट्स हैं वो आपकी ये वाली टर्म्स बनेगी। टर्म्स रहेंगी सारी और होती हैं, प्लस मतलब और होता है, तो इसका मतलब है कि आप 3 और गेट्स लगा देंगे और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे आखिर में ये टर्म्स और हो रही हैं, तो आप आउटपुट पे और गेट लगाएंगे और इनपुट के ऊपर आप एंड गेट्स लगाएंगे और इन टर्म्स को एंड करेंगे। तो ये हमारी दोनों तरह से, तो आपको चाहे प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में इक्वेशन गिवन हो या सम ऑफ प्रोडक्ट्स की फॉर्म में, आप उसको सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये भी चीज अब आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि हम ये सारी सिंप्लीफिकेशन करते क्यों हैं। फंक्शन हमें कॉम्प्लिकेटेड सा दिया होता है, उसका हम कार्न ऑफ मैप बनाते हैं, उसके बाद उसको एक सिंप्लीफाइड वे में लेके आते हैं, क्योंकि ये टर्म्स जितनी कम होंगी और इनमें जितने कम लिटरल्स होंगे उतना ही आपका सिंप्लीफाइड सर्किट बनेगा। ये टर्म्स जितनी ज्यादा होती जाएंगी, अगर यहाँ पे 10 टर्म्स होंगी तो आपको 10 गेट्स लगाने पड़ेंगे और मल्टीपल इनपुट की गेट्स लगाने पड़ेंगे। तो हम अपने गेट्स को मिनिमाइज करना है। गेट जो है उसकी कॉस्ट होती है, वो रुपयों में आता है। तो ये जो कार्न ऑफ मैप से हम सिंप्लीफाई करते हैं, बेसिकली हम अपने सर्किट की कॉस्ट को कम कर रहे होते हैं। और जब सर्किट सिंपल होता है तो वो चलता भी तेज है, उसकी स्पीड भी बढ़ जाती है। तो ये फायदा होता है हमें सिंप्लीफाई करने का अपनी। अगेन ये तो वही है, सम ऑफ मिन टर्म्स प्रोसीजर, ये हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो 0 या 1 को कंबाइन कर दें। अच्छा, आगे हम चलते हैं। वी आर नाउ गोइंग टू सेक्शन 3 और 3.6 है डोंट केयर कंडीशंस। सारे लोगों को ये स्लाइड नजर आ रही है डोंट केयर कंडीशंस की? जी सर। अच्छा, हमारे जो लॉजिक डिजाइन है ना, इसके अंदर कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं जो कि अकर नहीं करते, यानी कि वो कभी हो ही नहीं सकते, ठीक है, या अगर वो होते हैं तो हम उनको यूज नहीं कर रहे होते किसी भी तरीके से। उन कंडीशंस को हम लोग कहते हैं डोंट केयर कंडीशन।
एज द नेम सजेस्ट कि वी डोंट केयर कि वो जो इनपुट का कॉम्बिनेशन वो हो सकता है या नहीं हो सकता। मसलन मैं आपको बताता हूँ, में बाइनरी कोडेड डेसिमल में हम जो है वो 9 से ऊपर नहीं जाते। अच्छा, इसका मतलब है कि 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये हमारी डोंट केयर कंडीशंस हैं, क्योंकि ये इस कोड के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करते। ठीक है, सो 10 से लेके 1, 2, 4, 8, तो 10 से लेके 15 तक ये जो नंबर्स हैं, अगर ये आपके सिस्टम में आना शुरू हो गए और आप बीसीडी पे काम करते हैं, तो आपके लिए ये डोंट केयर हो जाएंगे, बिकॉज दे कैन नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इसी तरह से आपको दिया जा सकता है कि एक फंक्शन है जो इन मिन टर्म्स पे तो 1 है, 1, 3, 7, 11 और 15 के ऊपर, बट विच हैज डोंट केयर कंडीशंस। एक सेकंड में कंप्लीट कर लूं फिर मैं। विच हैज डोंट केयर कंडीशंस 0, 2 एंड 5। जो वंस है ना, जहां पे ये 1 हो रहा है, ये हमारी डोंट केयर है, यानी कि ये कॉम्बिनेशन कभी भी अकर नहीं करेगा। जी, आपका क्या क्वेश्चन है? सर बीसीडी वाला जरा फिर से बता दे। बीसीडी जाता है 0 से लेके 9 तक। ठीक है, बाइनरी कोडेड डेसिमल 0 से लेके 9 तक जाता है। अब आप उसको 10 दे दें, 10 का वो क्या करेगा? 10 तो है ही नहीं ना, एग्जिस्ट ही नहीं करता, कुछ भी करो। तो 10 को वो कहेगा, 10 को हम लोग कहेंगे डोंट केयर है हमारा लिए। सही सही समझ आ गया। ठीक है, जी सर। 0 और 1 हो सकता है। अब बाइनरी को आप 2 दे दें, तो दैट्स अ डोंट केयर, बिकॉज 2 एग्जिस्ट ही नहीं करता बाइनरी के अंदर, राइट? तो डोंट, तो हमारे बहुत सारे सर्किट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमारे पास डोंट केयर कंडीशंस, यानी कि कोई ऐसे इनपुट कॉम्बिनेशंस हैं जिसको कि हम परवाह नहीं है कि उस पे हमारा सर्किट क्या करता है, सर्किट 1 देता है कि सर्किट 0 देता है, वी डोंट केयर, बिकॉज हमें पता है कि ये कॉम्बिनेशन कभी होना ही नहीं है। ठीक है, तो उनको हम लोग डोंट केयर कहते हैं। अच्छा, अब ये जो डोंट केयर कंडीशंस हैं, इनका बड़ा यूजफुल एक फंक्शन है जो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, वो ये कि डोंट केयर में हम जो फंक्शन है उसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। किस तरह से, उसको मैं एक एग्जांपल आपको भी देता हूँ, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, वो ये कहता है कि उसने आपको फंक्शन दिया 0, 1, 2, 3, 7, 11 और 15, और जहां जहां था तो वैसे उसने डोंट केयर अपनी तरफ से ही डाल दिए सारे के सारे। अच्छा, उसने कहा कि चले इसको भी आप ऊपर फंक्शन को छोड़े, लेट्स से आपका फंक्शन था जो इन मिन टर्म्स के ऊपर 1 था। ये इसने ना थोड़ा सा ये गलत इक्वेशन जो फंक्शन बनाया है वो कुछ और है, क्योंकि ये मिन टर्म्स है 0। सर फर्स्ट वाले पे शायद इसने एक्स लगा दिए हैं सारी जगहों पे, सेकंड वाले पे 1 लगा दिए। हाँ, पता नहीं क्या किया है यार। अच्छा चले, मैं आपको समझाता हूँ कि करना क्या है। लेट्स जस्ट से कि आपने जो भी आपका फंक्शन था, मुझे नहीं पता इसने जो भी लिखा हुआ था, ठीक है, वहां पे जहां जहां वो फंक्शन 1 था वहां तो आपने 1 डाल दिया, तो ये आपने 1 भी डाल दिया। अच्छा, उसके बाद उसने कहा कि कुछ मिन टर्म्स ऐसी हैं जो हमारी डोंट केयर है। डोंट केयर से मुराद है कि वो कभी भी अकर नहीं करेगी। तो लेट्स से वो मिन टर्म थी 2 और मिन टर्म 0 और मिन टर्म 5। तो 2 मिन टर्म उसने कहा कि 2, 0 और x और m5 हमारे डोंट केयर्स हैं, तो हमने इन डोंट केयर्स के ऊपर x डाल दिया। ठीक है, 0 नहीं डाला, x डाल दिया। अच्छा, अब इस x का हमें फायदा ये है कि इस x, क्योंकि ये हमारा डोंट केयर है, इस x को हम अपनी मर्जी से एज्यूम कर सकते हैं 1 भी और 0 भी। जहां हमें आसानी होगी हम इसको 1 बना देंगे, और जहां हमें आसानी होगी हम इसको 0 बना देंगे। तो अब चूंकि यहाँ पे अगर आप देखिए, यू जस्ट लुक एट द फर्स्ट लाइन, इन 2 डोंट केयर की वजह से मैं इन चारों को कंबाइन कर सकता हूँ।
क्योंकि मैं बस अज्यूम कर लूंगा कि ये दोनों x1 है, तो ये दोनों वन जो थे मेरे ओरिजिनल वन, इनके साथ कंबाइन हो जाएंगे और ये टर्म सिंप्लीफाई हो जाएगी। अगर यहाँ डोंट केयर ना होते तो मैं सिर्फ इन दो वंस को कंबाइन कर सकता था, लेकिन इन डोंट केयर की वजह से आई कैन नाउ कंबाइन 4 ऑफ देम, तो ये ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर हम ये के ऊपर आए तो यहाँ पे ये डोंट केयर था। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमने इन चारों को कंबाइन कर लिया और हमने कहा ये भी वन, और हमने इसको सिंप्लीफाई किया। सो डोंट केयर अलाउज अस टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन फर्दर बाय अज्यूमिंग x ऑफ एनी वैल्यू 1 और 0। सो इस केस में चूंकि हम वंस को कंबाइन कर रहे हैं तो डोंट केयर को हम 1 कर सकते हैं। अगर हम इसको जीरोस को कंबाइन कर रहे होते तो हम डोंट केयर को 0 भी ले सकते हैं। सर जी सर ये जो डोंट केयर वाली है, अगर जिस तरह सारी हमने टर्म्स के साथ जो ये हमें गिवन होंगी उसमें हमने वन लिख दिया, जो बाकी जो टर्म्स होंगी वो सारी क्या नाम है डोंट केयर होंगी, या कुछ ही टर्म्स डोंट केयर हो सकती हैं? कुछ ही होंगी, जाहिर है सारी तो नहीं होंगी, बाकियों पे वो 0 होगा। 0 इज नॉट डोंट केयर। 0 का मतलब है कि आप चाहते हैं कि उस वक्त वो 0 हो। ठीक है, सर डोंट केयर का मतलब है कि आपको कोई परवाह नहीं है वो 0 हो या 1। सर ये नहीं समझ आ रहा कि डोंट केयर हमने फिर कौन कौन सी टर्म्स को करेंगे, वो तो पता चल गया डोंट केयर का मतलब किस तरह अज्यूम करने का, बस ये नहीं पता चल रहा कि डोंट केयर जो है वो कौन कौन सी टर्म्स को हम करेंगे। जी बिल्कुल, अभी हम एग्जांपल्स करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके सर। अच्छा चलें, सो आज के वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, आज के लिए काफी है। अगर फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, नहीं तो फिर हम क्लास को एंड करते हैं। नो सर। चलो ओके जी जी। जो फर्स्ट वाला बॉक्स है उसमें आपने चारों को 1 अज्यूम कर लिया है तो उसको कंबाइन जी करा। बिल्कुल बिल्कुल, x को मैं कुछ भी अज्यूम कर सकता था, सो आई अज्यूम्ड इट टू बी 1। तो सर फिफ्थ पोजीशन वाला उसको भी हम लोग 1 अज्यूम करके 2 4 1 जाना एक साथ हम लोग कर सकते हैं। कौन सा वाला? ये वाला फिफ्थ पोजीशन वाला सर। M5 ना? जी सर। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, देखिए इसने यहाँ पे किया भाई। ओके 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 सही। बस x को आप 1 समझिए। जी सर वो वैसे एक टेक्निकल क्वेश्चन था जो आप फर्स्ट हाफ में ये क्लास शुरू होने से पहले बता रहे थे, वो ज़रा काइंडली बता दें पेपर्स का, तो ज़रा लेट ज्वाइन किया था। कौन सा सर वाला? पेपर से रिलेटेड आप बता रहे थे, कुछ लेट ज्वाइन किया जी था अच्छा, तो। अभी जो हमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट की तरफ से लेटेस्ट मैसेज आया है वो ये है कि आपके मिड टर्म एग्जाम्स जो हैं वो 26 अप्रैल को ही स्टार्ट होंगे और ऑन कैंपस होंगे, ऑनलाइन नहीं होंगे, ऑन कैंपस। ओके सर। जी तो मेरा ख्याल है नेक्स्ट वीक तक कोई डेट शीट फाइनलाइज हो जाएगी। अगर इसमें कोई चेंज होता है तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी तक सिंपली ये है कि 26 से ही आपके स्केड्यूल मिड टर्म्स है 8 हफ्ते के बाद। तो ये हमारा 6th वीक चल रहा है, इसके बाद 2 वीक्स और टीचिंग है और फिर उसके बाद आपके मिड टर्म स्टार्ट होंगे। तो आप लोगों ने पढ़ना है, तैयारी करनी है, क्योंकि ये ऑनलाइन नहीं है, सो देयर विल बी नो चेंज। एक बात अच्छा, दूसरी अनाउंसमेंट थी, अच्छा कि आपने याद करा दिया, मैंने आपकी असाइनमेंट नंबर 2 LMS के ऊपर उसकी जो ड्यू डेट है वो है 14th ऑफ अप्रैल। तो 14th ऑफ अप्रैल से पहले एक हफ्ता है आपके पास, आप लोगों ने वो असाइनमेंट अपलोड करनी है एंड ओनली अपलोड इट इन PDF थी, उसके मार्क्स मैंने आपको भेज दिए हैं LMS पे। सर वो 10 कमेंट्स में जो लिखे हुए हैं ना? जी जो कमेंट्स में लिखे हुए हैं। ओके सर। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।